हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिस्ट्री की सीरीज़ में सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का अध्ययन, स्टडी ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है, इंडस सिविलाइजेशन कहा जाता है, उसी को कैल्कोलिथिक कल्चर या ताम्रपाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। अब ये समझिए कि हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति सभ्यता क्यों पड़ा। तो इतिहास का एक साधारण सा नियम है आर्कियोलॉजी का, पुरातत्व विज्ञान का, कि किसी संस्कृति की खुदाई जहाँ से शुरू होती है, जो सबसे पहला साइट प्राप्त होता है, उस साइट के नाम पर ही उस संस्कृति का नाम रखा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल था हड़प्पा। इस वजह से उसका नाम हड़प्पा संस्कृति सभ्यता पड़ा। दूसरा ये कि उसी को सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का जो विस्तार था या विकास था, वो मैक्सिमम सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था, सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे, इसलिए उसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। उसको कैल्कोलिथिक कल्चर या ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस संस्कृति के पहले धातु ज्ञात नहीं थी, किसी भी मानव को धातु की जानकारी नहीं थी। लोग सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल जानते थे और पत्थरों के इस्तेमाल से ही वो शिकार किया करते थे, उसका औजार बनाते थे, बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करते थे और भोजन ग्रहण करते थे। चूँकि इस काल में आकर एक धातु की खोज हुई, तांबा, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं, क्योंकि पाषाण तो चला आ रहा है लेकिन एक नई धातु की खोज की गई इस काल में, जिसे तांबा कहते हैं, इसलिए इसका नाम ताम्रपाषाणिक संस्कृति पड़ा। अब एक चीज़ आप समझिए, बेसिक सा चीज़ है ये, प्री के लिहाज से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ प्री ही उद्देश्य नहीं है। अगर आप आगे प्री पास करके मेंस लिखने जाएंगे तो वहाँ आपको ये सवाल पूछा जाएगा। यहाँ लिखा गया संस्कृति और सभ्यता, तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, या संस्कृति या सभ्यता है क्या। तो बेसिकली कल्चर या संस्कृति, आर्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप इज नोन एज कल्चर इन आर्कियोलॉजी। शिल्पकारिता की कला पुरातत्व विज्ञान में संस्कृति कहलाती है। अब ये शिल्पकारिता की कला क्या है? तो हम लोगों ने देखा था कि पाषाण काल में या स्टोन एज में, प्रागैतिहासिक काल में पत्थर के औजार बनाए गए, छोटे छोटे औजार बनाए गए, बड़े औजार बनाए गए। जैसे जैसे दौर उसका आगे बढ़ा तो फिर हम लोग मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, चाक पर मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। तो ये जो कला है वो हर काल की एक फिक्स कला थी। तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, पत्थर के औजार बनाने की कला, ये जो कलाएं हैं वो संस्कृति कहलाती है। इसी शिल्पकारिता की कला को पुरातत्व विज्ञान में, आर्कियोलॉजी में संस्कृति कहा जाता है। लेकिन जब किसी संस्कृति की कला का रूप बाह्य रूप से दिखता है, वो बाहर आपको दिखता है, जिसको आप छू सके, टच कर सकें, तो उस चीज़ को हम लोग सभ्यता कहते हैं। जैसे सिविलाइजेशन, सभ्यता, फिजिकल एंड मटेरियल एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर इज नोन एज इट्स सिविलाइजेशन इन आर्कियोलॉजी। किसी खास संस्कृति विशेष की भौतिक उपलब्धि या भौतिक अभिव्यक्ति उसकी सभ्यता कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें इंडस सिविलाइजेशन की, सिंधु सभ्यता की, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा या उस पर मिला था कि सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, बड़े बड़े मकान हुआ करते थे, पकी ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें जो उभर कर आपको दिख रही हैं, जिसका फिजिकल एक्सप्रेशन जो दिखाई पड़ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सभ्यता। क्लियर है? अब एक चीज़ और कि सिंधु सभ्यता को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पीछे जाएंगे, हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं इसके पहले हमने क्या। अब सिंधु सभ्यता के पहले मैंने कहा कि थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे इसलिए जाएंगे कि हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। हिस्ट्री को
3 भाग में बांटा गया। एक प्री हिस्टोरिक एज, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और ये मैंने प्रागैतिहासिक काल के चैप्टर में ये सब बताया हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक फेज़ में या प्री हिस्टोरिक एज में कि इतिहास का वह काल जिस काल के संबंध में कोई लिखित जानकारी हम लोगों को नहीं प्राप्त होती है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, ये हुआ आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें कि सिंधु सभ्यता मानी जाती है, जिसमें कि सिंधु सभ्यता मानी जाती है। मतलब सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसको पढ़ भी लिया गया है, उसको ऐतिहासिक काल। तो हम लोगों को पढ़ना है अब आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु सभ्यता को पढ़ना है। इसका कालखंड क्या है, तो मोटे तौर पे याद रखना है आपको कि 2700 बीसी से 1700 बीसी के बीच के कालखंड को भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। अब ये जो कालखंड है 2700 बीसी से 1700 बीसी, ये वैरी करता है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा। तो कहीं कहीं ये आपको 2750 बीसी से 1750 बीसी मिलेगा, कहीं कुछ और मिलेगा, लेकिन मान्यता प्राप्त कालखंड जो है ये 2700 बीसी से 1700 बीसी माना जाता है। क्लियर है? तो अब हम पढ़ेंगे, अब चलते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता पे, वहाँ से शुरुआत करेंगे। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति कालखंड मैंने बताया कि 2700 बीसी से 1700 बीसी माना जाता है हड़प्पा संस्कृति का कालखंड। अब उस हड़प्पा संस्कृति को भी हम लोग बांट लेते हैं 3 भाग में। 3 भाग में बांटा गया, 2700 बीसी से 2400 बीसी का कालखंड, 2400 बीसी से 1900 बीसी का कालखंड और 1900 बीसी से 1700 बीसी का कालखंड। 2700 बीसी से 2400 बीसी का जो कालखंड है, ये हड़प्पा संस्कृति का प्रारंभिक दौर है, ये ग्रामीण दौर है। इस समय में, इस काल में, इस पीरियड में बड़े बड़े नगर का विकास नहीं हुआ है। तो 2700 बीसी से 2400 बीसी के कालखंड को हम ग्रामीण दौर में रखते हैं, उसको कहते हैं अर्ली फेज। 2400 बीसी से 1900 बीसी का जो कालखंड है, ये हड़प्पा संस्कृति का सभ्यता का दौर है। फिजिकल एक्सप्रेशन उभर कर आ रहा है। उस संस्कृति में बड़े बड़े नगर दिख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, चौड़ी सड़कें दिख रही हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, अन्नागार दिख रहे हैं, कब्रिस्तान दिख रहा है, व्यापार के साधन दिख रहे हैं। तो ये जो 2400 बीसी से 1900 बीसी का दौर है, ये विकसित दौर है हड़प्पा संस्कृति का, ये सभ्यता का दौर है। इसको कहते हैं मैच्योर्ड फेज़, इसको कहते हैं अर्बन फेज़, शहरीकरण का दौर है ये। और 1900 बीसी से 1700 बीसी का जो फेज है हड़प्पा संस्कृति का, वो लेट फेज़ है, डिक्लाइन फेज़ है। इस काल में आके, इस कालखंड में 1900 बीसी से 1700 बीसी के कालखंड में, ये हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने विनाश के दौर में है। धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देख। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के अध्ययन में हम लोगों को पढ़ना क्या है, एकदम छोटे से लेके बड़े तक एकदम पूरा का पूरा कंसेप्ट समझना है और पूरा पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ से सवाल बनते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, बारी बारी, बस समझते चलिए मेरे साथ। अब हम ये देखते हैं कि हम लोगों को हड़प्पा संस्कृति सभ्यता में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़ना है स्रोत के बारे में, सोर्सेज, फिर भौगोलिक विस्तार, फिजिकल एक्सपेंशन, कि हड़प्पा सभ्यता का या हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, वो सभ्यता किस जगह से लेकर किस जगह तक फैली थी, भारतीय उपमहाद्वीप के किस किस क्षेत्रों में ये सभ्यता संस्कृति पाई गई थी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे भौगोलिक विस्तार में। फिर
नगर निर्माण योजना, टाउनशिप प्लान। तो हम लोग ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन दौर की एक नगरीय सभ्यता थी और विशाल नगर थे हड़प्पा सभ्यता में। बहुत सारे विशाल नगरों की खोज हड़प्पा सभ्यता में हो चुकी है। तो उनके बारे में जानेंगे कि नगर निर्माण योजना कैसी थी, कैसे मकान बनाए गए थे, कैसी सड़कें थी, कैसे बंदरगाह बनाए गए थे, कैसा अन्नागार बनाया गया था। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे नगर निर्माण योजना में। फिर है समाज एवं धर्म। किसी भी संस्कृति सभ्यता का एक मुख्य पहलू होता है समाज और धर्म। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का धर्म कैसा था, लोग किस देवी देवता की पूजा करते थे या फिर किस देवता से डरते थे, या फिर लोग जो थे वो किस तरह के रहन सहन में जीते थे, कैसा उनका पहनावा था, कैसा आभूषण था, किस तरह की पारिवारिक संस्था थी। इन सब के बारे में हम जानेंगे समाज और धर्म में। साथ ही कला के भिन्न रूप, अलग अलग रूप कला के हड़प्पा संस्कृति सभ्यता में कैसे थे, इनका भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का मृदभांड पाया गया है हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से, कैसी मुहरें बनाई जाती थीं। ठीक है, तो अलग अलग भिन्न भिन्न रूप कला के, ये भी हम लोग हड़प्पा संस्कृति सभ्यता में पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक। जैसा हम जान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो अगर नगरीय सभ्यता थी तो उस सभ्यता की इकॉनमी या अर्थव्यवस्था कैसी थी, आंतरिक व्यापार था कि नहीं सभ्यता में एक दूसरे क्षेत्रों के बीच, या उसका बाह्य व्यापार था कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में। और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास और पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के ह्रास और पतन से संबंधित विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो मत दिए गए हैं, उन मतों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही जो सर्वमान्य मत है, जो सबसे माना जाने वाला मत है, उसके बारे में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ह्रास और पतन के संबंध में। क्लियर है? चलिए देखते हैं हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के लिए उपलब्ध स्रोत कौन कौन से हैं। सोर्सेज फॉर स्टडी ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए उसके संबंध में उपलब्ध स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जैसे भी स्रोत हों, चाहे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हों, पुरातात्विक स्रोत हों, या लिखित साक्ष्य हों, या लिटरेरी सोर्सेज हों, किस तरह के स्रोत उपलब्ध हैं हमारे पास हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले स्रोत में देखेंगे कौन, स्थल। बहुत सारे, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 1200-1500 से ऊपर अधिक स्थलों की खोज हो चुकी है, और भी आगे बढ़ गई होगी ये खोज। तो बहुत सारे स्थल मिले हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से संबंधित, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, बहुत सारे स्थल हैं जिनको हम पढ़ेंगे। फिर भवन, नालियाँ और सड़कें। हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं, सड़कें मिली हैं समकोण पर काटती हुई एक दूसरे को, नालियाँ मिली हैं पूरी तरह से व्यवस्थित। जैसे आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो हम ऐसा देखते हैं कि नगर निगम वाले पहले सड़क बना देते हैं, फिर नाली बनाने के लिए सड़क को खोद देते हैं, फिर वापस सड़क बनाते हैं। ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की जो नालियाँ थीं वो वेल मैनेज्ड और वेल मेंटेन्ड थीं। नालियों की सफाई के लिए बीच में सोख्ते भी बनाए गए थे। तो भवन, नालियाँ और सड़कें मिली हैं भरपूर मात्रा में हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से संबंधित। मिट्टी के बर्तन मिले हैं भरपूर मात्रा में हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से। तो ये भी हमारे लिए एक स्रोत है हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के अध्ययन के लिए कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कैसे हैं, किस तरह का रंग रोगन किया गया है उन पर, किस प्रकार से बनाया गया है। हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की मुहरें मिली हैं भरपूर संख्या में। इस सभ्यता को जानने के लिए मुहर मिली हैं, और मुहरों का निर्माण जो बेसिकली किया गया था सेलखड़ी से। तो हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की मुहरें बनाई जाती थी सेलखड़ी की, और पक्की मिट्टी की भी मुहरें मिली हैं, लेकिन अधिकतम मात्रा में सेलखड़ी की मुहर मिली हैं, पक्की मिट्टी की मुहर मिली है। साथ ही हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए उस दौर में दशमलव प्रणाली भी मिली है 16 और 16 के गुणज में। 16 के गुणज में मतलब
हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के लोगों को दशमलव प्रणाली की जानकारी थी, वो जानते थे, संख्या का उपयोग करना जानते थे, 16 और 16 के गुणज में संख्या का उपयोग किया करते थे। फिर कब्रिस्तान मिला है बहुत सारा, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के बारे में जानने के लिए कब्रिस्तान मिला है कि वहाँ शवों को किस प्रकार से दफनाया जाता था, किन दिशाओं में दफनाया जाता था, और ये कई जगह से मिला है। हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से एक कब्रिस्तान एच मिला है हड़प्पा से और एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कब्रिस्तान भी हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए स्रोत हैं। साथ में मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं, तांबे की मूर्तियाँ मिली हैं। तो मूर्तियाँ भी हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ में फसल का प्रमाण मिला है, हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के स्थलों से फसल का प्रमाण मिला है। जैसे लोथल से चावल के दाने का प्रमाण मिला है, लोथल से चावल के दाने का प्रमाण मिला है। लोथल से, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, रंगपुर से धान की भूसी मिली है। ये सब चीज़ें आगे आएंगी, मैं उनको अभी बताऊंगा, बस अभी मोटे तौर पे ये समझिए, बेसिक सा चीज़ है। तो रंगपुर से धान की भूसी मिली है, लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो जो फसल का प्रमाण है वो भी हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि में लेख मिला है। मैंने बताया आपको कि आद्य ऐतिहासिक संस्कृति में रखा गया है हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को। क्योंकि एक चित्रात्मक लिपि में लेख मिला है, लेकिन इसको पढ़ पाने में जो पुरातत्वविद हैं वो सफल नहीं हो पाए हैं, कोई इसको पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक संस्कृति में रखा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता से चित्रात्मक लिपि में लेख भी प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए कि ये जितने सोर्सेज हैं ये हड़प्पा संस्कृति सभ्यता को जानने के लिए उपलब्ध हैं हमारे पास। इनकी वजह से हम हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का अध्ययन कर पाए हैं। अब देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का अगला बाउंड्री क्या था। तो अब देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार जो था कहाँ से कहाँ तक था। तो हड़प्पा सभ्यता का फिजिकल एक्सपेंशन या भौगोलिक विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कहाँ से कहाँ तक था, ये हम देखेंगे। और ये एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था या सबसे पूर्वी स्थल कौन सा प्राप्त हुआ है, दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार में सबसे पूर्वी स्थल था वो था आलमगीरपुर, जो कि वर्तमान में यूपी में है। सबसे पश्चिमी स्थल था सुक्टा ज़ेंडोर, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है। कहीं कहीं सुक्ता गेंडोर भी लिखा जाता है, वो आप देख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुक्ता ज़ेंडोर लिखिए, सुक्ता गेंडोर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। सबसे उत्तरी स्थल था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर के डिवीज़न के बाद उसका ये अब जम्मू में पड़ता है मांडा। और सबसे दक्षिणी स्थल था वो दाइमाबाद था, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपको मैंने बताया है कि लगभग 1500 से अधिक स्थलों की खोज हो चुकी थी हड़प्पा सभ्यता में, और ये स्थलों की खोज निरंतर जारी है, इनकी संख्या और भी बढ़ गई है। दूसरी बात ये कि अब इतने बड़े एरिया में पाकिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश और जम्मू से लेके महाराष्ट्र तक, आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा एरिया रहा होगा हड़प्पा संस्कृति सभ्यता के विस्तार का। अब जब स्थलों की खोज होने लगी, तो जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था 1947 के पहले तक, 1947 के पहले तक जितने भी हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से स्थलों की खोज हुई वो लगभग सब पाकिस्तान में पड़ते थे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम आज़ादी के पहले की हड़प्पा संस्कृति सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति सभ्यता पाकिस्तान की संस्कृति सभ्यता थी। लेकिन जब 1947 के बाद बड़े पैमाने पर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से संबंधित स्थलों की खोज होने लगी, तो भारत के बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इससे संबंधित स्थल मिलने लगे, और उनका बहुत बड़ी संख्या में स्थलों में हड़प्पा संस्कृति सभ्यता से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं। इनको हम देखते हैं कौन कौन सा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब स्थल जो हैं इनके बारे में हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझिए हड़प्पा सभ्यता का बेसिक कंसेप्ट। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इनके स्थलों के बारे में जानकारी से लेकर और भी आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।